हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर आप लोगों का कौन सा चल रहा है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, जिसमें आपने बहुत सारे टॉपिक पहले पढ़ लिए हैं। आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे अपने चैप्टर का जो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तो वस्तुओं के समूह बनाना जो आपका चैप्टर है, उसमें कहाँ से स्टार्ट किया था? क्लासिफिकेशन से आप लोगों ने शुरू किया था। यानी वर्गीकरण क्या होता है? तो आपने बोला मैम, वस्तुओं को उनमें उपस्थित समानता के आधार पर जब हम एक समूह पे रखते हैं, या फिर उनमें जो जो भिन्नताएं हैं उनके आधार पर उनको अलग अलग समूह में रखा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है ना? वर्गीकरण से हमें किसी भी चीज के बारे में एक सिस्टमैटिक नॉलेज गेन होता है, यानी क्रमबद्ध अध्ययन प्राप्त होता है किसी भी चीज का, और पढ़ने में हमें आसानी होती है, बहुत सारी इससे सुविधाएं हैं। इसीलिए हम किसी भी चीज का क्या करेंगे, किसी भी चीजों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना? देन हम बोला वर्गीकरण अगर वस्तुओं को करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कुछ गुण होने चाहिए वस्तुओं में, कोई तो आधार हम लेंगे जिससे कि हम वर्गीकरण करेंगे। तो वस्तुओं को देखने पर उनमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। आपने बोला मैम सबसे पहले दिखने में कैसी है, यानी कि चमक है या नहीं है, इस आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। तो दो समूह बनेंगे। एक समूह में हम ऐसी वस्तुओं को रखेंगे जो कि चमकती हैं, और दूसरे समूह में ऐसी वस्तुओं को रखा जाएगा जो चमकती नहीं है, यानी कि चमकदार और गैर चमकदार, जिसे आप बोल रहे थे, ऐसी वस्तुओं को रखा जाएगा, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। ओके, जीआईसी चोपड़ियों और जीआईसी खुरबुड़ा। आवाज आ रही है? हैंड रेज करो बच्चों, आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए। ठीक है, वेरी गुड। तो ध्यान से पढ़ेंगे अभी जितना बताया जाएगा। तो ये हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके थे अपने। और उसके बाद आपने बोला जो मेटल्स होती है उनमें एक प्रकार की शाइन होती है, मेटालिक शाइन जिसे हम कहते हैं, यानी धात्विक चमक होती है, और अधातुओं में आपको ऐसी चमक देखने को नहीं मिलती है। तो वो क्या कहला रही है आपकी, कि उनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने बोला ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाएंगे। तो तीन समूह बनेंगे: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। पारदर्शी, अल्प पारदर्शी एंड अपारदर्शी। ठीक है ना? जहां पर आपने बोला ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार निकल रहा है उनको पारदर्शी कहा जा रहा है, जिनसे कुछ मात्रा में प्रकाश आर पार निकल रहा है उनको अल्प पारदर्शी कह रहे हैं, और जिनसे बिल्कुल भी प्रकाश आर पार नहीं जा रहा है या दूसरी ओर नहीं जा रहा है उनको अपारदर्शी कहा जाएगा। तो दिखता भी इनसे वैसे ही है। पारदर्शी वस्तुओं से आपको साफ दिखाई देगा दूसरी साइड, ओके, जबकि अल्प पारदर्शी से हमें धुंधला दिखाई देता है, और जो अपारदर्शी है उनसे हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? देन आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोली हार्डनेस की। मैम अभी जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम थोड़ा प्रेशर अप्लाई करते हैं, उन पर दबाव बनाएंगे, फिर हम देखते हैं क्या होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रेशराइज करने पर, दबाव बनाने पर आसानी से दब जाती है। तो जो आसानी से दब रही हैं, जिनका आकार हम, आकृति हम बदल पा रहे हैं, उनको कह रहे थे सॉफ्ट मटेरियल, यानी कि कोमल वस्तुएं या कोमल पदार्थ। जैसे कि आपने बोला मैम सॉफ्ट टॉयज होते हैं, रबर बैंड्स होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, या फिर आपके पिलोज होते हैं, मैट्रेस होते हैं, यानी तकिए हो गए, गद्दे हो गए, ये सारी चीजें सॉफ्ट है। ठीक है? और हार्ड क्या है? जैसे जिस पेन से आप लिख रहे हैं वो हार्ड है, आपकी जो टेबल है आगे वो हार्ड है, जो चेयर है वो हार्ड है, जो मोस्ट ऑफ द फर्नीचर हम यूज करते हैं वो क्या है आपका? हार्ड होता है, यानी कि कठोर होता है। ओके, पत्थर हमारे कठोर है, ईंटें कठोर है, बहुत सारी चीजें कठोर में आएंगी। तो इस तरह से हम कठोरता के आधार पर भी वस्तुओं के समूह बनाएंगे। लास्ट सेशन में हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग इन वाटर, यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल में तैरने लगती हैं और कुछ वस्तुएं जल में डूबने लगती हैं। कुछ वस्तुएं जल में तैरने लगती हैं और कुछ वस्तुएं क्या होता है, जल में डूबने लगती है। तो ये सब डिपेंड करता है किस पर? घनत्व पर। वस्तु का घनत्व जल से अधिक तो वस्तु में डूब जाएगी, वस्तु का घनत्व जल से कम तो वस्तु तैरने लगेगी जल। तो सारा ये आपने पढ़ा कि इस आधार पर भी वर्गीकरण किया जाएगा, यानी आपको बहुत सारी वस्तुएं मिल गई हैं और उनमें से आपको छांटना है कि कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी है जो जल में तैरेंगी और कौन कौन सी ऐसी है जो जल में डूब जाएंगी। नाउ हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की थी, सॉल्युबिलिटी, यानी विलेयता। विलेयता एक
विलेयता एक ऐसा गुण है जहां पर आप क्या बोलते हैं कि जल में आप किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को डाल रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, क्या वो जल में आसानी से घुल जा रही है या फिर नहीं घुल रही है, ठीक है ना। तो जो वस्तुएं, जो पदार्थ आपके जल में घुल जाते हैं उनको आप कहते हैं जल में विलेय, ठीक है ना। और दूसरे जो जल में घुलते नहीं है उनको कहा जाता है जल में अविलेय पदार्थ, ठीक है ना। तो इस तरह से विलेयता के आधार पर भी आप ये दो समूह बनाए थे, विलेय पदार्थों के और अविलेय पदार्थों के, ठीक है ना। तो आपने बोला ऐसी वस्तुएं जो पानी या जल में मिलाने पर उसमें विलीन हो जाती हैं, वो क्या है, वो जल में विलेय है। और ऐसी वस्तुएं जो पानी में मिलाने पर उसमें विलीन नहीं होती, यानी घुलती नहीं है, उनको क्या कहा जाता है, अविलेय कहा जाता है। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, इसको जब भी आप पानी में डालेंगे तो ये घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है, तो इसको क्या कहा जाएगा, सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जल में विलेय। और अविलेय, अ का मतलब मैंने बताया था नहीं होता है, तो जो विलेय नहीं है उनको अविलेय कहा जा रहा है, यानी जो घुल नहीं रहे हैं। जैसे मिट्टी हो गई, रेत हो गई, है ना, ये चीजें आपकी क्या होती है, घुलती नहीं है जल के साथ, घुलनशील नहीं, वो वहीं आपको दिखाई देंगे। और जब घुल नहीं रही है तो उनको अविलेय कहा जा रहा है कि वो कैसी है, जल में अविलेय। तो विलेयता के आधार पर भी दो समूह बने, एक सॉल्युबल लिक्विड यानी कि विलेय, ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख लेंगे सॉल्युबल मटीरियल, ठीक है ना, लिक्विड नहीं, सॉल्युबल इन वाटर, ओके। और ये आ जाएगा इन सॉल्युबल मटीरियल, ठीक है, यानी अविलेय पदार्थ। तो इस तरह से दो समूह बन गए, एक विलेय और दूसरा अविलेय। चलिए चलिए नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है जिसमें आप मिसिबिलिटी चेक करते हैं, यानी कि पढ़ हम अभी भी विलेयता ही रहे हैं, लेकिन विलेयता में अब अभी तक आपने देखा कि कुछ ठोसों को हम द्रव में डाल रहे थे, फिर हम विलेयता देख रहे थे। लेकिन आपने जैसे पीछे विलेयता में आपने एक दो पॉइंट्स पढ़े जहां पर आपने बोला तेल जो है वो जल के साथ घुल नहीं रहा है, अविलेय है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं आपके, एक मिसिबल आता है, दूसरा इमिसिबल आता है, ठीक है ना। एक आता है मिश्रणीय और दूसरा आता है अमिश्रणीय। तो मिश्रणीय क्या है, मिश्रणीय ऐसे हैं, ये द्रवों के लिए यूज किया जा रहा है, लिक्विड्स जो है, ठीक है ना। जैसे आपका पानी हो गया, तेल हो गया, जूसेस हो गया अलग अलग टाइप के, तो मिल्क हो गया, तो ये सारे क्या है, लिक्विड है, यानी कि द्रव है। तो जब भी आप किन्हीं भी दो द्रवों को मिलाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपने देखा हो जैसे पानी और दूध को आप लोग मिक्स करते हैं, है ना, दूध में सपोज थोड़ा सा पानी डाला तो वो उसमें अच्छी तरीके से मिल जाता है ना, वो आपको अलग अलग नहीं दिखाई देता कि आपको दूध अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है। सेम जूस के साथ भी होता है, जैसे कोई जूस, फ्रूट जूस ले रहे हैं आप, उसमें अगर आपने पानी डाला है, सपोज ऑरेंज जूस है, कोई भी जूस है आपका, उसमें आप पानी डाल रहे हैं तो वो घुल जाता है आराम से, यानी कि आपको पानी और जूस अलग अलग दिखाई नहीं देता, ओके। वहीं पर आपने देखा होगा कि जैसे पानी में तेल गिर गया या तेल में आपका पानी गिर जाता है तो तेल और पानी अलग अलग आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी आधार पर आपने लिक्विड्स को, जो आपने मिला है उन लिक्विड्स को दो तरह से बांटा, एक मिसिबल लिक्विड थे यानी मिश्रणीय द्रव, और दूसरे थे इमिसिबल लिक्विड यानी अमिश्रणीय, ठीक है ना। तो मिसिबल लिक्विड्स किन्हें कहा जा रहा है, जैसे मैंने मिल्क और वाटर का एग्जांपल दिया, एंड ऑरेंज एंड वाटर का एग्जांपल दिया आपको, तो ये मिसिबल लिक्विड्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग मिसिबल लिक्विड में
ऐसे द्रव, ठीक है ना, जो आपस में मिल जाते हैं या विलीन हो जाते हैं एक दूसरे में और अलग अलग लेयर्स फॉर्म नहीं करते हैं, उनको कहा जाता है मिसिबल लिक्विड। ओके, सो मिसिबल लिक्विड आर miscible liquids are liquids that dissolve in each other to form a homogeneous mixture। ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स किसे कहा जा रहा है? ऐसे लिक्विड्स को कहा जा रहा है, ऐसे द्रवों को कहा जा रहा है जो द्रव आपस में विलीन हो जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं अच्छे से, और उसके बाद एक होमोजीनस मिक्सचर फॉर्म करते हैं। होमोजीनस मैंने लास्ट सेशन में बताया था, समांग मिश्रण जिसको कहा जा रहा है, जैसे चीनी और पानी का बन रहा था। थ्रू आउट द सैंपल आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है, तो वैसा ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जैसे कि आपने वाटर लिया और वाटर में आपने ऑरेंज जूस मिक्स कर दिया, तो आपको क्या दिखाई देता है यहाँ पर? इसमें वाटर और ऑरेंज जूस यानी कि जल हो गया और आपका ऑरेंज का जो जूस है, संतरे का जो रस है, वो दोनों मिला दिए हैं इसमें, तो वो दोनों एक समान रूप से दोनों में घुले हुए, एक दूसरे में घुले हुए, है ना। यहाँ आपको पानी अलग और जूस अलग नहीं दिखाई दे रहा, तो ये समांग मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांग मिश्रण है, यानी कि पानी और जो रस की मात्रा है वो यहाँ भी उतनी ही है और इस वाले पार्ट में भी उतनी समान है। प्रत्येक पार्ट में यहाँ भी उतनी होगी, यहाँ यहाँ सब जगह आपका कंपोजिशन सेम होगा, यानी कि उसकी जो मात्रा है वो सभी जगह पर समान है। तो इसी को कहा जाता है समांग मिश्रण। ऐसा नहीं है कि यहाँ रस ज्यादा है या यहाँ रस ज्यादा है, यहाँ पानी ज्यादा है यहाँ पानी कम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो समान रूप से एक दूसरे में घुले हुए, तो इसी को समांग मिश्रण कहा जा रहा है। तो ये है आपके मिसिबल लिक्विड्स, यानी कि आपका मिश्रणीय द्रव। Liquid like glycerin and shampoo also mix with water to form a solution. Such liquids are said to be miscible with water. Okay? तो कुछ चीजें जल में मिश्रणीय होती है, जैसे मैंने बोला जल में अभी आपने ऑरेंज जूस डाला तो वो मिश्रणीय हो गया। ग्लिसरीन की बात कर रहे हैं, शैम्पू की बात कर रहे हैं, तो ये सोल्यूशन फॉर्म कर देते हैं। ओके, अदर देन दिस मिल्क एंड वाटर, दूध दही, दूध जो है वो पानी के साथ कैसा है आपका? मिसिबल है, यानी कि मिश्रणीय है। ओके, चलिए जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वो लोग नोट कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलिए, तो मिसिबल लिक्विड्स को क्या कहा गया? मिश्रणीय द्रव कहा गया। ऐसे तरल पदार्थ या ऐसे द्रव जो है, ठीक है ना,
होते हैं जो एक सजातीय मिश्रण या समजातीय मिश्रण भी इसको कहते हैं, या समांग मिश्रण, ठीक है ना, बनाने के लिए एक दूसरे में घुल जाते हैं। और जैसे ग्लिसरीन और शैम्पू जैसे कुछ तरल पदार्थ भी पानी के साथ मिलकर एक घोल बनाते हैं, ऐसे द्रवों को जल में मिश्रणीय कहा जाता है। उदाहरण दूध और पानी, और संतरे का रस और पानी, ठीक है। दूध और पानी को मिलाएंगे तो भी मिश्रणीय है, और आपका संतरे का रस और पानी को मिलाएंगे तो वो भी मिश्रणीय द्रव होते हैं एक दूसरे। ओके, तो इसको मिश्रणीय तरल या मिश्रणीय द्रव आप लिख सकते हैं। चलिए नोट करेंगे जल्दी। जल और संतरे का रस। चलिए दूसरा क्या होता है, इममिसिबल लिक्विड। अब इममिसिबल लिक्विड्स क्या है? इममिसिबल लिक्विड्स क्या है? ऐसे द्रव, जैसे मैंने आपको बोला जल में जब भी तेल को डाला जाता है, जीआईसी चोपड़ियों, बच्चे बातें नहीं करेंगे आप लोग कॉन्टिन्यूअसली बातें करे जा रहे हैं, आपको नोट करने के लिए कहा है ना। तो यहाँ पर इममिसिबल लिक्विड्स कौन से लिक्विड्स हैं? ऐसे द्रव हैं जिनको आपस में मिलाने पर वो घुलते नहीं है, बल्कि उनकी अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाती है, तो उनको कहा जाता है इममिसिबल लिक्विड। जैसे कि आपका यहाँ पर दिख रहे हैं कई सारे द्रवों को मिलाया गया था, तो उनकी ऐसी अलग अलग परतें बन गई। ऐसा आपको दूध और पानी के केस में नहीं दिख रहा था, ना ही दूध और जो संतरे का रस आपने मिलाया था उसमें दिख रहा था, वो दोनों तो आपस में एक समान रूप से घुल गए थे। यहाँ पर देखिए वो दोनों एक दूसरे में घुल गए, तो आपको नहीं पता चल रहा कि पानी कहाँ है और संतरे का रस कहाँ है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अलग अलग लेयर्स दिखेंगी, यानी कि जैसे तेल और पानी को एक साथ मिलाया जाएगा ना, तो वहां पर भी लेयर्स फॉर्म हो जाती है, यानी तेल अलग दिखेगा और पानी अलग दिखेगा। तो इस तरह से आपका इमिसिबल लिक्विड्स ऐसे द्रवों को कहा जाता है, यानी अमिश्रणीय द्रव ऐसे द्रव हैं जिनको जो आपस में घुलते नहीं है और उनकी अलग अलग परतें बन जाती हैं, यानी कि लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं वहां पर, ठीक है ना। सो इमिसिबल लिक्विड आर दोज लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स वेल इन ईच अदर, ठीक है ना। ऐसे द्रव है जो अब एक दूसरे में अच्छी तरीके से घुलते नहीं है। Two liquids are said to be immiscible if they do not mix or dissolve in each other completely and form two distinct layers and can be separated easily. ठीक है ना, क्या कहा गया यहाँ पर? अमिश्रणीय द्रव, दो द्रवों को अमिश्रणीय तब कहा जाएगा जब वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और डिस्टिंक्ट लेयर, अलग अलग लेयर बना लेते हैं, अलग अलग परतें बना लेते हैं, और उन परतों को आप आसानी से पृथक कर सकते हैं। यानी कि पानी और तेल को आपने मिलाया तो आपको अलग अलग दिख रहे हैं दोनों चीजें, पानी अलग दिख रहा है, तेल अलग दिख रहा है, तो आप उन दोनों को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ऑयल एंड वाटर, कोई सा भी ऑयल है आपका, वाटर है, केरोसिन एंड वाटर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इमिसिबल लिक्विड के, यानी कि अमिश्रणीय द्रव। चलिए नोट करिए। जीआईसी चोपड़ियों, फ्रंट में एक गर्ल बैठी है, सेंटर में, आप नोट नहीं कर रहे हैं? चलिए, अमिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स को क्या कहा जाता है? अमिश्रणीय
तरल या फिर जिन्हें आप द्रव भी कह रहे हो, ठीक है ना, अमिश्रणीय द्रव। तो वे तरल पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे में अच्छी तरह से मिश्रित नहीं होते हैं। दो तरल पदार्थों को, उन तरल पदार्थों को अमिश्रणीय कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो घुल नहीं रहे, मिश्रित नहीं होते हैं, उनको अमिश्रणीय कहा जाता है, ठीक है। यदि वे एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित या घुलते नहीं है और दो अलग अलग परतें बनाते हैं और आसानी से अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, तो क्या कहा जा रहा है, वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में घुल नहीं रहे हैं। क्योंकि घुल नहीं रहे हैं तो आसानी से अलग अलग परतें उनकी दिख रही हैं। जब डिस्टिंक्ट लेयर है, अलग अलग परतें हैं, तो उनको आसानी से अलग भी कर सकते हैं। जैसे तेल और पानी हो गया, मिट्टी का तेल और पानी हो गया, ठीक है ना। तो तेल को पानी के साथ मिलाइए तो उसकी भी डिस्टिंक्ट लेयर दिखेंगी आपको, और केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल को पानी के साथ मिलाएंगे तो उसमें भी आपको अलग अलग परतें दिखेंगी, तो उसको भी अलग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए, तो अब क्योंकि डिस्टिंक्ट लेयर बना दिख रही है आपको, तो ये डिकेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा भी इनको अलग कर लिया जाता है। निधारना जिस प्रोसेस को आप कहते हैं, उसके द्वारा भी अगर आप इसको गिराएंगे, सपोज ग्लास में तेल और पानी है, तो आप उसको इस तरह से गिराएंगे तो जो ऊपर वाली लेयर होगी पहले आप उसको कलेक्ट कर लेंगे अलग, और फिर दूसरी वाली को कर लेंगे। तो इस तरह से आपने दोनों को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अदर देन दिस आपके पास एक होता है सेपरेटिंग फनल, ठीक है ना। क्या होती है, सेपरेटिंग फनल, जिसको पृथककारी की भी आपका कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी लेबोरेटरी में आपको अवेलेबल होती है, दिखती है, ऐसा ऐसी कुछ इस प्रकार से ये दिखती है, सेपरेटिंग फनल इसको कहा जाता है। और इसमें क्या बना हुआ है, देखो किस प्रकार से इसको बनाया गया है। सेपरेटिंग फनल ये है, यहाँ से आप लिक्विड को डालेंगे, अभी तो ये कॉक लगी हुई बंद है, इसको हटा देंगे तो यहाँ से आप इसमें दोनों द्रवों के मिश्रण को भरेंगे। जो आपके पास है, तेल या पानी मिला हुआ है, या केरोसिन ऑयल है और उसके साथ पानी है वो मिला हुआ है, तो उसको आप इसमें डाल देंगे। सपोज कोई भी सामान्य तेल है, उसके साथ पानी है, तो दोनों का मिश्रण हमने इसमें डाल दिया। अब हमने इसको ऐसे बंद कर दिया, यहाँ पर एक स्टॉप कॉक होती है, उसको भी सील कर लेंगे, बंद कर लेंगे, ठीक है ना, टाइट कर लेंगे। अब क्या होगा, इसको स्टैंड पे, ये स्टैंड है आपका, क्या है, स्टैंड। इस स्टैंड पे लगा दिया हमने, कुछ देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, यानी कि हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, रख देंगे ऐसी। जब भी रख देंगे, उसको हिलाएंगे नहीं, तो क्या होगा, उसमें दो लेयर्स बन जाएंगे अलग अलग। यानी एक पानी की बन गई, जो लाइट लिक्विड है, हल्का जो द्रव है आपका, और एक कोई हैवियर लिक्विड है तो उसका बन जाएगा, जैसे तेल है सपोज, ठीक है ना। तो दोनों की अलग अलग लेयर आपको दिखाई दे रही है। अब आप क्या करेंगे, धीरे से स्टॉप कॉक को खोलेंगे, लूज करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये जो नीचे वाला द्रव है, ये ड्रॉप वाइज यहाँ से आप किसी दूसरे, सपोज बीकर है, कोई कोई दूसरा बर्तन है, कोई दूसरा वेसल है, उसमें आपने इसको कलेक्ट करना है धीरे धीरे, ड्रॉप वाइज। जब ये वाला लेवल यहाँ तक आ जाएगा, यानी ये पूरा द्रव जो है ये आपने यहाँ कलेक्ट कर लिया और ये वाली लेयर आपकी यहाँ आ गई, तब आप क्या करेंगे, उस स्टॉप कॉक को क्लोज कर लेंगे, यानी टाइट कर लेंगे, बंद कर लेंगे उसको, ठीक है। तो अभी आपको दोनों लेयर्स अलग अलग मिल गई। कहाँ, एक आपको इसमें मिल गई, एक लिक्विड आपको इसमें मिल गया, और जो दूसरा लिक्विड था वो आपको यही इस सेपरेटिंग फनल पे मिल गया। ओके, तो इस तरह से आपने क्या किया, दो जो आपके लिक्विड का अमिश्रणीय लिक्विड एक दूसरे में मिल रखे थे, यानी घुले तो नहीं थे लेकिन वो किसी कारणवश मिक्स हो गए थे आपस में, ठीक है। तो उनको आपने सेपरेटिंग फनल का यूज करके पृथक कर लिया, यानी कि अलग कर लिया। ओके, चलिए, तो इसी के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, जिसमें आपने सेपरेशन करना सीखा अलग अलग मटेरियल्स का। आने वाले सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर चलेंगे, यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अभी भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों के साथ हम आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।